हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको क्लास 11 12th बीएससी एमएससी फिजिक्स के टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन मिलेगी और विथ नोट्स आप उस चीज को आप पढ़ सकते हैं जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो आज का क्लास भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर 11 क्लास 12 चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक है। तो ये जो हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इसको जानने से पहले कैसे इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कुछ बेसिक बातें करते हैं। हमारे पास चार्जेस हैं, दो चार्ज हैं हमारे सेम नेचर के। अगर सेम नेचर के हमारे पास चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर हमारे पास अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है F = K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां F हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, K हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 हमारा मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, और r स्क्वायर हमारा डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस ये है। तो ये जो है हमारा क्या है, ये मैग्नीट्यूड मींस कूलॉम्स लॉ के थ्रू हम क्या प्राप्त करते हैं, दो चार्जेस के बीच का मैग्नीट्यूड। लेकिन जब हमको डायरेक्शन प्राप्त करना होता है तो हम डायरेक्शन कैसे प्राप्त करेंगे? तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की मदद से उसकी डायरेक्शन को हम प्राप्त करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ की वजह से दो चार्जेस के बीच के मैग्नीट्यूड को, और कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में जैसे ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके डायरेक्शन को भी हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे? तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2। क्लियर? जो O है हमारा, O हमारा ओरिजिन है XY प्लेन पे, जहां पे O पॉइंट से Q1 का जो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हम ये बना रहे हैं, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ये हो गया हमारा R1, और ओरिजिन से Q2 तक का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पे बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा R2। क्लियर? दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को भी हम मेजर करते हैं। तो दो चार्जेस, अगर दो चार्जेस पोजीशन वेक्टर को हम बता रहे हैं तो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो इस यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो Q1 और Q2 के बीच का, अगर ये इस प्रकार से हम डिनोट कर रहे हैं ये, तो ये डायरेक्शन कहां से कहां तक है? डायरेक्शन देखिए इसका, तो Q2 से Q1 है हमारा, Q2 से Q1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा R21 हो जाएगा वेक्टर। और अगर हम इस प्रकार से डिनोट करें नीचे की तरफ, मींस डायरेक्शन Q1 to Q2, तो इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा R1 से लेकर 2 तक, तो ये 1 2 हो जाएगा। क्लियर? और साथ के साथ इसका एक और चीज हम डिनोट यहां पे करेंगे, क्या? इसमें लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसा कि मैं बताया कि दो चार्ज हमारे सेम नेचर के हैं तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। तो सेम नेचर के होंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा, आप ऐसे देख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Q1 और Q2 के बीच में लगेगा वो परपेंडिकुलर आउटसाइड लगेगा, आउटसाइड डायरेक्शन में। तो आउटसाइड डायरेक्शन में Q1 के थ्रू जो लगेगा वो किसके थ्रू लग रहा है? Q1 पे लग रहा है Q2 के द्वारा, Q1 पे लग रहा है Q2 के द्वारा। तो F Q1 पे लग रहा है Q2 के द्वारा, तो ये हो जाएगा F12। तो Q1 पे लग रहा है Q2 के द्वारा, तो F12, और Q2 पे लग रहा है Q1 के द्वारा, तो ये हो जाएगा F21 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? अब यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हमको यहां पे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर हम लिखते हैं F21 वेक्टर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबसे पहले F21 के लिए, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में। अब जो 21 वेक्टर है, F21 वेक्टर, ये जो 21 वेक्टर है हमारा, इसके डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो F21 वेक्टर के डायरेक्शन में देखिए, F21 वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन ऐसे है। किसका है? तो R12 का। तो R12 का डायरेक्शन और F21 का डायरेक्शन दोनों आपका एक समान है, एक जैसा है। तो यहां पे आपका आ जाएगा R12 वेक्टर और ये R12 कैप आ जाएगा। क्लियर?
और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके थ्रू लिखना है F12 के थ्रू, तो F12 हो जाएगा इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में। अब F12 के डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो F12 के डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, तो ये वाला है R21, तो ये हो जाएगा R21 का स्क्वायर और ये R21 का कैप। जो R12 और कैप और R21 कैप है वो डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। इसको बाद में हम लोग यूनिट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये है आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको एग्जाम में वर्ड्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू कैसे हम लिख करके आएंगे, वो नोट्स हम इसके बाद में देखते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में। स्टूडेंट, इस सेक्शन में आप अपने एग्जाम में क्या लिख करके आएंगे, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें लिखेंगे लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 and Q2 be R1 vector and R2 vector respectively. We denote the force on Q1 due to Q2 by F12 vector and force on Q2 due to Q1 by F21 vector. मीन्स ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबसे पहले हम दो चार्जेस लेट करेंगे Q1 और Q2। वो चार्जेस का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से, वो पहले Q1 के लिए R1 वेक्टर होगा और Q2 के लिए R2 वेक्टर होगा। और दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होंगे। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए Q1 ड्यू टू Q2, तो Q1 ड्यू टू Q2, तो Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला जो फोर्स है वो F12 वेक्टर होगा। और Q2 ड्यू टू Q1, तो Q2 के ऊपर Q1 के द्वारा जब लगेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा F21 वेक्टर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे दो हैं, एक है R12 वेक्टर है और एक है R21 वेक्टर है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू यहां पे हम देखिए रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, डायरेक्शन के थ्रू। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे देखिए ये वाला पहले हम लोग लेते हैं। ये सबसे पहले जो ये डायग्राम का मैं यहां समझने के लिए मैं बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए कि ये हो जाएगा आपका ये R1 वेक्टर है और देन आपका ये वाला वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है तो इस डायरेक्शन में आप ये बनाइए R12 वेक्टर और जस्ट इसका टेल और इसका हेड इसके ऊपर, और ये आपका आ जाएगा जस्ट इसका रिजल्टेंट आ जाएगा क्या है इसका, ये R2 वेक्टर। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, ये हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस ये हो जाएगा आपका क्या R12 वेक्टर और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R2 वेक्टर। सभी ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूं इसी डायग्राम से, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने बताया आपको। तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर क्या हो गया, इक्वल टू R2 वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे R12 वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो R2 माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा ये आपका। ऑलराइट, उसके बाद उसी तरीके से जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 लिया हुआ है, इन द सेम वे R21 लेंगे। तो R21 भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, देखिए कैसे। तो R21 वाली बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं R2, ये R2 लेते हैं क्योंकि उसी डायरेक्शन जाना है। तो ये R2 और फिर आ जाएंगे इस डायरेक्शन में R21 एंड देन आपका ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आप ये डायग्राम बनाइए R2 वेक्टर और फिर उसके ऊपर ये आ रहा है आपका R21 वेक्टर एंड देन ये आ रहा है आपका इस डायग्राम में R1 वेक्टर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखेंगे R2 वेक्टर और ये हो जाएगा आपका प्लस R21 वेक्टर और इज इक्वल टू हो जाएगा R1 वेक्टर। आपने सभी ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, यहाँ पे मैंने वही इस्तेमाल किया है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्सो फॉर दिस फिगर R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। यहां से R21 की वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ पे R21 वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया है कि निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो निगेटिव यहाँ पे निगेटिव और ये निगेटिव प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस R21 इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया है, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, दोनों को हम देखिए, दोनों का जो राइट हैंड साइड है R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे ये वाले R12 इज इक्वल टू माइनस R21 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 R12 इज इक्वल टू माइनस R21 हो जाएगा। क्लियर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन निकल रही है, इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 3 कर दें, ये जो हमारी इक्वेशन निकल रही है, यहाँ बेसिकली क्या था हमारा, ये आर क्या था, दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बता रहा था। अगर वेक्टर है तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, जो कि निगेटिव में हम रिप्रेजेंट नहीं करते। निगेटिव केवल क्या होता है, डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये निगेटिव को जब शो नहीं करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मॉड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिससे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो डिस्टेंस है, वो केवल कभी निगेटिव में नहीं होगा, वो केवल डायरेक्शन को बता रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे मॉड का इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज को हम लोग जो पिछले सेक्शन में हमने बताया अभी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में हम लिख रहे थे, उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स r12 वेक्टर एंड r21 वेक्टर इज डिनोटेड बाय मॉड में r12 वेक्टर एंड r21 वेक्टर एंड देयर यूनिट वेक्टर्स आर गिवन है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा उसका, आप कभी भी आपको यूनिट वेक्टर लिखना हो, मान लीजिए ए कैप का आपको यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन में मॉड है, ऐसे यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं, सभी ने पढ़ा है। तो इन द सेम वे इसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इसी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। क्या देखिए, r12 कैप को अगर डिफाइन करना है तो r12 वेक्टर अपॉन में मॉड में r12 एंड r21 वेक्टर को डिफाइन करना है, तो r21 वेक्टर अपॉन में मॉड में r21 वेक्टर। ठीक है। अब इसी वेक्टर के एक्सप्लेनेशन को, रिप्रेजेंटेशन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले इक्वेशन में इंप्लीमेंट कर देंगे, तो आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला हमारा इक्वेशन क्या था, यही हमारा इक्वेशन था। यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट करके दिखाया, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूं। तो हमारा था F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ऐसे मैंने पिछले केस में K लिख दिया था, तो K को हमने क्या किया है, खोल दिया है। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर था और R21 का कैप था, ऐसे था। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया और इसको मॉड में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया R21 वेक्टर मॉड का स्क्वायर और ये R21 वेक्टर। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, मॉड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारा आपका ये दोनों इक्वेशन है, यही है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उम्मीद करूंगा आपको ये आज का क्लास आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास आज की आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।